नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। जो हमने सीरीज शुरू की है जीएस पॉइंटर को लेके, उसमें ही हमारा अगला वीडियो है जीएस पॉइंटर के लिए। तो पहला जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, एंशिएंट इंडिया का पहला है। दूसरा है आज मध्यकालीन भारत यानी मिडेवल इंडिया को, हिस्ट्री को देखेंगे हम लोग। तो ये पॉइंटर है और ये केवल वो पॉइंटर है जो ओनली केवल आपका यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का पॉइंटर है। जो आपको पहले पढ़ते होंगे आप, घटना चक्र वगैरह के पॉइंटर, उनमें होता क्या है कि सभी स्टेटों के पॉइंटर उसने बना दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि यूपी पीएससी हमेशा अपने ही जो शब्दकोश बना रखे हैं उसने, जो भी प्रश्न उन्हीं से रिपीट करता है। जो भी प्रश्न होते हैं वो किसी अदर स्टेट से नहीं उठाता। ये आप कहीं भी देख लीजिए, एक आध उठा भी दिया तो उनसे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उससे बच जाएंगे भारी भरकम मैटर से। तो ये केवल यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं का पॉइंटर है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, या ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे आप इसको सर्च कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसकी पीडीएफ कंप्लीट होते ही वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए, बहुत से लोग अभी क्या है, प्री की समस्या चल रही है, लोग नहीं पढ़ रहे हैं प्री को लेके, लास्ट में जागेंगे तो उनके लिए तो देखिए, प्री आपको भी पता है कि कितने लोग पास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 8,000 मैक्सिमम, इतने ही पास करेंगे। तो आप सोच लीजिए आप किस में आना चाहते हैं, क्योंकि बाद में एक्सक्यूज देने से कोई फायदा नहीं होता है। जो अभी से पढ़ेगा, अभी से जो देखेगा वही सिलेक्शन भी लेगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ लक्ष्यदार बातें करने से और रणनीति बार बार बताने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि रणनीति एक बार बनाई जाती है, रोज रणनीति की स्ट्रेटजी ये सब बनाएंगे तो आप पढ़ेंगे कब। तो इसलिए पढ़ने पे ज्यादा फोकस करिए, और अभी से जो पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो आप जो चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारा जो भी चीजें रहती है स्पष्ट रहती है, गोल गोल घुमाने का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ देखिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ले सकते हैं। ये नोट्स भी है, सारे पेपर सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के नोट्स तैयार हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए। ठीक है, तो वो ले सकते हैं नोट्स। और देखिए प्री की क्विज चल रही है, 99 रुपीज की पर डे, 150 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। आंसर राइटिंग मंथली चल रही है 599 की, तो ये आप कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन। 1 जून से इसमें पेपर 1 शुरू होने जा रहा है, 1 जून से, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये चल रही है हमारी क्रैश कोर्स, जिसको भी करना है ज्वाइन, ये भी 1 जून से शुरू होगा। क्रैश कोर्स में 24-25 के लिए रहेगा। क्या क्या रहेगा इसमें, वीडियो क्लासेस रहेंगी सभी, 1 साल तक आंसर राइटिंग रहेगी, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, गाइडेंस मेंटरशिप रहेगी। और देखिए इसकी फीस क्या है, 6,999 है। और जो शुरुआती 50 छात्र हैं उनके लिए, और ओनली पीसीएस के पुराने छात्र जो किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं उनके लिए 4500 रुपये। तो आप कोई भी कोर्स दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, यहाँ और भी सूचना ले सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मध्यकालीन भारत, और इसमें पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो देख लीजिए। पहला देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। इसमें राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है, ये बताइए क्या है। तो ये इटावा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, यमुना नदी पर। लेकिन ये कहीं घटना चक्र ने दिया इसका फिरोजाबाद, ये कहाँ बताया, घटना चक्र ने फिरोजाबाद बताया है। तो इसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट इसने क्रिएट कर दिया है। कुछ चीजें इसकी क्या होता है कि गलत भी मिल जाती हैं, तो ये आप कंफर्म करिए जिसको भी आता है। हालांकि मेरे हिसाब से फिरोजाबाद हमारे हिसाब से होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय शासक कौन था, तो राज्यपाल था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अरब था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उतवी था। सोमनाथ पर महमूद गजनबी यानी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था, तो भीम था ये। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये जो कथन है वो आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया था। किसने दिया है, लैनकुल ने। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो अलप्तगीन था। आगे देखते हैं, आगे है आपका मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इसमें देखते हैं, मध्य एशिया के शासक मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो कौन था, सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। आसान है, ये तो आप पढ़े होंगे। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था, वो पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय थे, ये दोनों ही जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, वो बख्तियार खिलजी है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन सा है, कब से कब तक है, तो ये 1206 से 1526 तक है। 1526 से ही आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, वो कौन था, इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी किसने, गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अब देखते हैं इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी। तो चलते हैं आगे, इल्तुतमिश पे आ गए अब। इसमें देखिए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किसने शुरू की, तो ये इल्तुतमिश ने की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा
किसके काल में आया था ये? इल्तुतमिश के काल में। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था शुरू की वो इल्तुतमिश ही था। तो देखिए बलबन और उसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं इसके बाद। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था वो कौन था? बलबन था। रक्त और लौ की नीति भी बलबन की ही थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और बचा है बलबन से संबंधित। तो ये है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तुगरिल खान था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया था वो कौन था? बलबन ही था। सुल्तान जिसने पूरे एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया तो कौन था? बलबन ही था। अब खिलजी वंश आ जाता है आपका। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले इसने गुजरात विजय की, फिर रणथंभौर की, फिर चित्तौड़ की, फिर वारंगल की। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है प्रश्न और ये दोबारा से फिर से रिपीट होगा, इसलिए आप सारी जितनी भी इनके विजय हैं वो कालक्रम में आप व्यवस्थित करके आप और भी यहाँ जोड़ सकते हैं। इसे देखिए आप अलग से। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली का? अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती थी? तो सिंधु नदी थी। वो कौन सी थी? सिंधु नदी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में, अगला इसमें, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था तो जौनपुर था। आसान है, बार बार रिपीट होता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था? तो गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी किससे? तुर्क से। अब देखते हैं तुगलक वंश आ जाता है। अब इससे जो भी प्रश्न पूछे गए वो देखिए इसमें क्या रहा है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, किसके समय? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, फिर से पूछा गया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। पहले गुजरात की थी, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़ आता है और दक्षिण में लास्ट में जाता है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था तो ये तुगलक वंशी था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी एमबीटी। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक था। कुछ ऑप्शन दिए थे उनमें ये था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा, तास या सहदास माना था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। आगे देख लेते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, जिसे क्या बोला गया था? दीवाने खैरात अथवा दारुल सफा की स्थापना की थी, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व कर किसने लगाया था? ये क्या पूछा गया कि सर्व कर क्या किससे संबंधित था? तो सिंचाई कर था ये। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे दोनों संप्रदायों के लोग एक दूसरे के विचारों को समझने में बेहतर हो सके, वो फिरोज शाह तुगलक ही था। जौनपुर शहर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, किसके का शासनकाल में? नासिरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया? तो तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, जो विकल्प दिए थे उनमें यही था। आगे देखते हैं। सैयद एवं लोधी वंश आ जाता है। तो इसमें देखिए गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं कौन रचता था? तो सिकंदर लोधी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, तो ये बहलोल लोधी का था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो कौन था? सिकंदर लोधी का कार्यकाल था उस समय जब गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। अब सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला देख लेते हैं। ठीक है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी क्या? कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था। कब? 1194 ईस्वी में। अब कुछ सुमेलित भवन दिए उनके निर्माण करता। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। लाल महल का बलबन ने और जमात खाना मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। आगे देख लेते हैं, कुछ सूचियां हैं और इनमें है पुस्तकें हैं और उनके विषय हैं। मिराते सिकंदरी, ये गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए मासिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें। और रियाज उस सलातिन, ये बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, आपका फिर से रिपीट होगा किसी ना किसी एग्जाम में। ये पीसीएस में नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछा जाएगा ये, इसलिए आरओ पीसीएस में इसको आप ये रट लीजिए।
भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसने किया था? सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जन विख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? जयसिंह द्वितीय ने। अब देखिए सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलते हैं, वो क्या है? हरकेल नाटक। कौन सी? हरकेली नाटक। अल बिरूनी, यानी अल बरूनी होना चाहिए, ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया है? तो अमीर हसन सिजजी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी पुस्तक है, यही बार बार रिपीट होती है, नहीं तो इतिहास आपको भी पता है कि जो आपका रिपीटेड है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नया तो देखिए सबके लिए नया होता है, आप इनको मिस मत करिएगा, रट डालिए एकदम। जो बार बार देखिए, इसका यही विकल्प है कि आप बार बार देखिए, जो नहीं आ रहा है उनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उन्हें देखिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यह है रस कौमुदी ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? श्रीकंठ। राग विबोध सोमनाथ है इसके लेखक। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन या वेंकट मखिन, वैसे वेंकट मखिन होंगे इसके, वेंकट रमन आयोग ने दिया था इसका, ऑप्शन में यही था। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत का कानफू या कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है किसने? अल बरूनी ने। फक ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अदब उल हर्ब। क्या नाम है? अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण किसने दिया? इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है? नन्नयन। नन्नयने किसने? नन्नय तेलुगु है। आगे देखते हैं, कुछ और है पुस्तक है उनके लेखक, जैसे तबकात नासिरी किसकी है? मिनहाजुस सिराज की। ताजुल मासिर हसन निजामी। तारीख उल हिंद अल बरूनी। तुगलकनामा अमीर खुसरो। कुछ और है रचनाकार देख, जैसे मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन, दामोदर कवि ने पद्मावत कथा, सोमनाथ ने राग विबोध, अमीर खुसरो ने आशिका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है तबकात नासिरी, ये देख ही चुके हैं। मिनहाजुस सिराज रिपीटेड, देखिए फिर हो गया था रिपीट, ये तो ये नहीं, वैसे ऑप्शन आपके बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें अब रट लीजिए। तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, और तुगलकनामा किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा। अब देख लेते हैं विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश जो उभरे थे सल्तनत काल के बाद में, तो उनको देख लेते हैं। संगम वंश का कार्यकाल क्या है? 1336 से 1485 तक। किसने स्थापित किया था? हरिहर प्रथम ने। सालुक वंश कब से कब तक था? 1485 से 1505 तक। किस संस्थापक कौन था? नरसिंह सालुक। और तुलुक वंश कब से कब तक था? 1505 से 1570 तक। वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। अराबीडू वंश 1570 से 1649 ईस्वी। तिरुमल इसके संस्थापक थे। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, कौन था वो? जैनुल आबदीन। कौन था? जैनुल आबदीन। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन साहब। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? देवराय द्वितीय के काल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो कोट्टम थी। प्राक मुगल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता है वो कौन है? जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। किस विजयनगर शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजा घर का निर्माण करने की अनुमति दी थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में कब आया था? देवराय द्वितीय के काल में। भारत में सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना देखिए फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसका नाम क्या, किस साम्राज्य का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। तो याद रखिए, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोबारा से। आगे देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए आपके। तो इसमें देखिए चिश्ती संप्रदाय है, ये कौन से इनसे संबंधित वो संत थे? तो शेख हमीउद्दीन नागौरी। सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये संस्थापक नहीं याद रखिए, ये संत हैं जो इनसे संबंधित थे। नक्शबंदी संप्रदाय से कौन संबंधित था? तो अहमद सरहिंदी। और कादरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी। वह योग जो नरमपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था वो कौन था? हठ योग था। सूफी संतों में अजमेर को घर किसने बनाया? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत किसके अनुयायी थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। आगे देखते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही किसे कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया वो कौन थे? फरीरुद्दीन गंज ए सकर। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। आगे देखते हैं, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध कौन था? तो ये नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में कौन मानता था? शाह मोहम्मद गौस।
कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल घोषित हुआ? तो ये चैतन्य के। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब द्वारा गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया था? तो गुरु गोविंद सिंह की याद में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, कथन किसका? तो रामानंद का है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत कौन है? नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे कौन? ये नामदेव थे। आगे देखते हैं। मलुकदास एक संत कवि थे। कहाँ से थे ये मलुकदास? तो कड़ा, इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास में। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? ये सूफी संत थे। अब देखिए विविध देख लेते हैं सल्तनत कालीन का। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। और इसके बाद इसको किसमें मिला लिया गया था? सल्तनत में। ठीक है। और किसके समय मिलाया गया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बता देते हैं, ये बहलोल लोदी के समय बहलोल लोदी ने इसे मिला लिया था। आगे देखते हैं। राणा हमीर कहाँ का राज्य कौन सा था? मेवाड़। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित थे, मारवाड़ राज्य था इनका। मलिक राजा फारूकी कहाँ के राजा शासक थे? तो खानदेश के। और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जौनपुर के शासक थे। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था वह था बसरा। ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये हो सकता है रिपीट हो जाए आपका, फर्स्ट टाइम पूछा गया था अभी। खरीदादार कौन थे? अगला प्रश्न है खरीदादार। खरीदादार थे फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है? मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिज़े मुमालिक। बाबर का आक्रमण देख लेते हैं और मुगल वंश की स्थापना। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? दौलत खान ने। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कब? कहाँ पे? तो काबुल में। मेवाड़ के राजा 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। कब हुआ था? 1527। पूछ लेता है ये, मैचिंग के लिए आ जाएगा या क्रम लगाने के लिए। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था? सेवानी खान ने। आगे देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी कहाँ पे? काबुल में। ये तो पूछा ही जा चुका है। आगे देखते हैं। हुमायूं एवं शेरशाह टॉपिक है आपका, इससे क्या क्या प्रश्न आए वो देख लेते हैं। शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की वह था शेरशाह। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? तो शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण भी शेरशाह ने कराया है। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। क्या थी इकाई? रई। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये अभी। ठीक है, तो रई थी ये। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जो जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ से संबंधित थे जैता और कुंपा। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किसने की? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित कौन था? तो शेरशाह ही था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन किसका है? शेरशाह का है। ठीक है, और ये किसके उसमें बोला गया? तो ये मारवाड़ पे जब आक्रमण किया था, जैता और कुंपा से युद्ध हुआ था, तब ये स्टेटमेंट इसी से संबंधित था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया है? तो शेरशाह ने किया है। आगे देखते हैं। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतर राष्ट्र निर्माता बताया है वह है KR कानूनगो। अब देखते हैं कुछ युद्ध है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, चौसा का 1539 में हुआ है, कन्नौज का 1540 में हुआ, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ यानी बह-उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किसने किया? राजतरंगिणी का अनुवाद हुआ था फारसी में इस नाम से। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था कौन सी थी? मनसबदारी व्यवस्था। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने की। और हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन कौन? तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पे? मनसबदारी पे। दीन लाही को धर्म किस कहने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त एक सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने। अकबर द्वारा कानून का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था दीवान का। इसको अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला
प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बानी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वो थे हरविजय सूरी। अदम खां किसके द्वारा मारा गया? तो अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसने एक प्रबुद्ध निरंकुश, जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भी अकबर थे। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वो था गोलकोंडा। राजपूत राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की वो था मेवाड़। आगे देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वो कौन थे? कछवाहों से। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो जब्त। अकबर के समय ये दक्षिण भारत में चलती थी जब्त। चांद बीबी है, चांदी नहीं लिखना चाहिए, ये मिस्टेक है प्रिंटेड। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी वो कहाँ से संबंधित थी? तो ये बीजापुर बादशाहत, बीजापुर से थी। मुगलों में से अनपढ़ कौन था? सबसे अकबर ही अनपढ़ था। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था, ये पूछा ही जा चुका अकबर। तराइन का युद्ध 1192। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है। मैचिंग के लिए था ये। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया, अहमदनगर। अब देख लेते हैं जहांगीर और शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि धारण की? तो 1617 में। कब? 1617 में धारण की थी। आगे देखिए, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी दी है वह कौन था? अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह कौन था? जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? खुर्रम ने, महावत खान ने और खुसरो ने किया था, तीनों ने किया है। और कब तक किया ये कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज हम और आपके लिए शुरू करेंगे हम लोग, तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, आपको इतना है कि आप जहां 80 कर रहे होंगे मैं 100+ पार करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज मिस मत कीजिए जिनकी खासकर पीटी में समस्या है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया वो थी चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी? तो विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया वह जहांगीर ही था। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई? जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की धन और आशीर्वाद देकर, तो गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखते हैं। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो ये जहांगीर ही था। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है, मूल्यवान विवरण किसने दिया? फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। डच था ये। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। आगे है, मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया? तो वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया? मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी? दारा सिकोह को। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया? कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की घटना है। औरंगजेब पे आ जाते हैं सीधा। देखिए, बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी? फरवरी 1658 में। फिर धर्मत में युद्ध हुआ अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई फिर मई 1658 में। देवराय की लड़ाई हुई ये अप्रैल 1659 में, 59 में। ये मैचिंग के लिए आया था और फिर से आ सकता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको। ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना गया? औरंगजेब को। दारा सिकोह को कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापति को रखा गया, औरंगजेब की समय ही थे ये। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? तो औरंगजेब था। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये बीड़ा बजाता था। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ जिसका, तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। आगे देखते हैं। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित थे? संत रामदास, तो ये औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? तो ये जहां आरा को। जजिया शासनकाल में पुनः किसने लगाया? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, तो अकबर के मकबरे को। कहाँ है बताइए। प्रथम मुगल बादशाह जो अकबर अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना हुआ था शाह आलम द्वितीय। अब देखिए कुछ युद्ध हैं और इनका काल है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में। मुदती का युद्ध हुआ है 1845 में। आगे देखते हैं। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो किसमें हुई है? मोहम्मद शाह के दरबार में।
आगे देखते हैं, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वह था अहमद शाह, और इसका कार्यकाल था 1748 से 1754। अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। होने के बाद किसने सत्ता संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। देखिए, मुगलकालीन स्थापत्य एवं कला देख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने। जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन और अकारिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? हुमायूं ने। आगे देखते हैं, वह मुगल शासक जिसने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, तो वो अकबरी था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल जिस कला से संबंधित है वो कौन सी है? कला शैली है चित्रकला की। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित हुआ? माहम अनगा के द्वारा, जो संरक्षिका थी अकबर की। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वो कौन सा है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है वो कौन है? बाबर। समाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा कराया। चित्रकार जिसे, आगे देखते हैं, चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो वो कौन था? अबुल हसन था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। आगे देखते हैं, मुगलकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। जल्दी खत्म होने वाला है आपका। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया हुआ था विलियम फिंच। गिजाली के काल के विख्यात चित्र रचनाकार कौन थे? तो अकबर। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन। दिल्ली के एक साहित्यिक केंद्र यानी बैतुल उलूम स्थापित किया था किसने? जैबुल निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया, वो कौन था? शाहजहां। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या नाम दिया गया? रज्मनामा। आगे देखते हैं, रज्मनामा हो गया हमारा। आगे देखिए, कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। दलाइल ए फिरोज शाही के लेखक अजाउद्दीन खालिद खान, इसके लेखक हैं। मुनसत ए महरू, इसके लेखक है आइन उल मुल्क मुल्तानी। तारीख मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ। आगे कवित्रियां और उनकी पुस्तकें हैं, तो गंगाबाई ने लिखी है देवी त्रिया निषेध। दयाबाई ने लिखी है विनय मालिका। सहजबाई ने लिखी है सहज प्रकाश। सोन कुमार ने लिखी है स्वर्ण बेली की कविता। तो ये आपका इंपोर्टेंट है, आप ये वाले दोनों को रट लीजिए। आपको सीधे सीधे या तो प्रश्न मिल जाएंगे ये 24-25 में, आरओ यारो हो या पीसीएस, या फिर आपको इनमें से ऑप्शन एक आध देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल में राज कवि कौन था? तो कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। आगे देखते हैं, मुगलों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो ये फारसी थी। अब देखिए, हसन निजामी ने क्या लिखा है? नुस्खे दिल खुजा। और ये है ख्वादमवीर ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम ने लिखा है आलमगीर नामा। भीमसेन ने लिखा है ताजुल मासिर। तो ये इंपोर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पुस्तकें रट लीजिए। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने भाग लिया था? तो मराठों ने। अब देखिए, शासनकाल में मराठों से संबंधित वो देख लेते हैं। शिवाजी और मराठा टॉपिक है ये, तो इनको देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल था 1713 से 1720, और बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740। माधवराव प्रथम का था 1761 से 1722 तक। और नारायण राव ने शासन कब से कब तक किया? यह मिस है, 1772 से 1773 में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में कौन उभरे? मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रम देखिए। चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, उसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, फिर अफजल खां का प्रकरण हुआ, सूरत पर फिर आक्रमण हुआ और उसे लूटा। ठीक है, ये क्रम है इनका। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा कौन सी नहीं थी? तो रुपया नहीं थी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो शासक था सिकंदर लोदी। आगे है देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किससे जाना जाता था? तो चौथ के नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो ये रायगढ़ में थी। ठीक है, और मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, तो वो ताराबाई ने किया था। आगे देखते हैं, शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो वो ताराबाई थे। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था?
तो सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? तो ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। पद्मिनी का ये जो शासन है 1303 में था। दुर्गावती ने कब से कब तक किया? 1524 से 1564। ताराबाई ने 1675 से 1761। अहिल्याबाई ने 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। ये कौन थे? इंदौर के होलकर से पराजय के बाद में ये किया था। आगे देखते हैं, मुगल काल का विविध देख लेते हैं, इंपोर्टेंट होता है विविध। मुगल काल में देह का क्या तात्पर्य था? तो गांव से था। देह किससे संबंधित था? गांव से था। इंपोर्टेंट है, दोबारा पूछ सकता है आपसे। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है, तो ससैनियन। किनके अभिलेखों में हुआ है? ससैनियन, हिंदुस्तान का। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा है, तो वर्नियर ने कहा है। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। अकबर का दीवान कौन था? तो मुजफ्फर खान। जहांगीर का गियास बेग एतमाद-दौला। शाहजहां का सादुल्ला खान। और औरंगजेब का कौन था? तो असद खान। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। अब देखिए यात्री हैं कुछ और उनका कार्यकाल है, तो इनमें देख लेते हैं। रॉल्फ फिंच कब आया था? 1583 में। विलियम हॉकिंस 1608 में। निकोलस डाउंटन 1613 में। सर थॉमस रो 1614 में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भू राजस्व का। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति महत्वपूर्ण चर्च का निर्माण करवाया, सरदना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गाजुद्दीन हैदर के कार्यकाल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या थी? प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक थी। शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक शासक थे ये, प्रशासनिक शासक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र कहाँ पड़ती है? हॉलीवुड में। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया? गुरु रामदास ने। आगे देखते हैं, लास्ट ही बचा है आपका दास्ताने बंदान। दस्तार बंदान क्या कहलाते थे? उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? पारसियों से। जवाबिद क्या है? राज्य कानून था जवाबिद। और मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व। मुगल काल में मौल्लिम कौन था? एक जहाज था मौल्लिम। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनक्लिस खां था। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था, तो वो कोचीन था। खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दिए कर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक कौन थे? वस्तुतः चगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह की। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? तो भू राजस्व अधिकारी थे करोड़ी। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। कुछ और बचा है ये। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया है? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ 26 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 को। धर्मत का युद्ध हुआ है 15 अप्रैल 1658 को। जजाऊ का युद्ध हुआ है 1707 में, 12 जून 1707 को। अटाला मस्जिद जौनपुर की स्थापना 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में कब बना? 1545 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कब बना? 1570 में। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में कब बना? 1678 में। ठीक है। अब ये कुछ इकाई है, जैसे दाम क्या थी? ताम्र की मुद्रा थी, ताम्र मुद्रा। देसाई कौन था? राजस्व अधिकारी था। दीवान कौन था? प्रांतीय राज्य का प्रमुख था ये। और देखिए जरीब क्या थी? जरीब थी आपकी भूमि की लंबाई मापने की इकाई। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। देखिए 1556 में क्या हुआ? पानीपत की द्वितीय लड़ाई। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ। 1799 में चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध हुआ था। ये आपका था पूरा मध्यकालीन भारत। अब आगे देखेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें इतना ही था वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे कि लोगों को यहाँ तक एक्सेस मिल सके। ठीक है, इसमें इतना ही। जो भी कोर्स ज्वाइन करना होगा तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बताए हुए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए और जो भी सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को कर लीजिए। थैंक यू।